एक लकड़हारा था। वो रोज जंगल में जाकर लकड़ी काटता और बाजार में अच्छे भाव में बिकता था। एक दिन बिरजू जंगल में लकड़ी काट रहा था। कुछ देर बाद बिरजू ने लकड़ियों का गट्ठर बना लिया। आज तो बहुत थक गया। चलो लकड़ी समेट लेता हूँ और इनको बाजार में बेच देता हूँ। मुझे आशा है कि इनके अच्छे दाम मिल जाएंगे। चल भाई बिरजू, घर जाते वक्त आए हुए पैसों से कुछ राशन भी लेते जाना है। इतना बोलकर बिरजू लकड़ियों का गट्ठर लेकर बाजार चला गया। तभी बिरजू के पास एक लकड़ियों का ग्राहक आकर बोला, अरे ओ भैया, कितने में दी ये लकड़ियाँ? आज तुम्हारे पास जितनी भी लकड़ी है वो मुझे दे दो। आज मेरे घर में त्योहार है। सुबह से चूल्हा जलेगा तो शाम तक जलता रहेगा। क्यों भाई, लाओ लो, दो दो। हाँ हाँ भैया, सही बात है। आपका चूल्हा आज शाम तक जलेगा तो भैया जैसी आपकी इच्छा। ये सारी लकड़ियाँ 60 की है? 60 की? क्या बात कर रहे हो भैया? 60 तो बहुत है। इससे अच्छा तो मैं खुद ही जंगल जाके लकड़ी तोड़ के आऊं। अच्छा तो फिर आप ही बताइए, कितने दाम दोगे? 2 में तुम सारी लकड़ी मुझे दे दोगे तो ऐसे ही खरीद लूंगा। हाँ। बिरजू अपने माथे का पसीना पोंछते हुए बोलता है। हाँ ठीक है भैया, ले लो। उस ग्राहक ने बिरजू की लकड़ियां 2 में खरीद ली और वहां से चला गया। सुनो, जब से हम इस गांव में आए हैं, गरीबों के दिन काट रहे हैं। यह गांव तो भुक्कड़ का गांव है। यहाँ तो पेट भर के रोटी भी नसीब नहीं होती। यहाँ के जंगल भी बेकार है। कितनी भी लकड़ियाँ काटो, बाजार में सस्ती दामों में भी बिकती है। इससे अच्छा है हम कहीं दूसरे गांव में चलते हैं, जहाँ का जंगल भी अच्छा हो और वहाँ की लकड़ियाँ भी। अरे ओ भाग्यवान, अपना गांव छोड़ के दूसरे के गांव में भटकना सही नहीं है। और फिर आज तो हमें जैसे तैसे रोटी नसीब हो रही है और हम दूसरे गांव में गए, वहां भी काम ना मिला। तो ऐसा ना हो हमें जो मिल रहा है वो भी हमसे छीन जाए। क्यों? आप चाहे जो भी कहे, आज मैं आपकी एक भी नहीं सुनूंगी। बस मुझे यह नहीं रहना। अरे ओ मीरा, तुम्हारा दिमाग तो सही है ना? हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है और हम दूसरे गांव में गए तो रहेंगे कहाँ? रहने की और एक समस्या खड़ी हो जाएगी। हाँ? बिरजू की यह बातें सुनकर मीरा गहरी सोच में डूबती हुई बोली, ठीक है, लेकिन आज आप जंगल में लकड़ी नहीं काटेंगे। अरे मीरा, मैं एक लकड़हारा हूँ। अगर लकड़ी नहीं काटूंगा तो और क्या करूँगा? हमारे गांव का जमींदार बहुत ही ज्यादा दयालु है। आप जमींदार से कुछ धन क्यों नहीं मांगते? मुझे विश्वास है जमींदार तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। अरे मीरा, मुझे ये भी बताइए, मैं जमींदार से उधार लेकर करूँगा क्या? क्या मुझे उसका धन नहीं चुकाना पड़ेगा? जमींदार से कुछ धन उधार लेकर तुम नया काम शुरू करो, कुछ व्यापार करो। मीरा की बातें सुनकर अगले दिन सुबह बिरजू जमींदार के घर पहुंच गया। क्या बात है बिरजू, तुम्हें मेरे घर की याद कैसे आई? जमींदार साहब, क्या आप मुझे कुछ मुद्राएं उधार दे सकते हो? उधार? देखो भैया, मुझे उधार देने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन तुम एक मामूली लकड़हारे हो। क्या तुम मेरा उधार समय पे चुका पाओगे? क्यों भाई बिरजू, बोलो। हाँ हाँ, चुकाऊंगा। क्यों नहीं चुकाऊंगा? अरे आपसे पैसे उधार लेकर मैं व्यापार करूंगा और सुना है व्यापार में बहुत मुनाफा होता है। आपके पैसे मैं तो समय से पहले ही लौटाऊंगा। वाह भाई बिरजू, तुम सही कह रहे हो। हाँ हाँ, लेकिन सोच लो, बात ये है कि तुम एक लकड़हारे हो।
और तुम्हारे पिता भी एक लकड़हारे थे और तुम्हें व्यापार करने का कोई तजुर्बा भी नहीं है भैया। जिन्हें व्यापार करने का कोई तजुर्बा नहीं होता वो बहुत जल्दी ही डूब जाते हैं भैया। मुझे डर है कहीं मेरा धन भी ना डूब जाए, फिर तुम मेरे पास आके ना बोलना। अरे रे, मेरा धंधा नहीं चला, मेरा व्यापार नहीं चला, फिर ये सब नहीं चलेगा बिरजू। जमींदार साहब, आप मुझ पे विश्वास करो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, सही से व्यापार शुरू करूंगा। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें मेरा धन ऐसे ही उधार नहीं दे सकता। अगर तुम्हारा कोई मित्र हो, संपन्न परिवार का हो, तो मैं तुम्हें उसके जिम्मेदारी पर धन दे सकता हूँ। सीधी बात है भैया, 100% की। ठीक है ना? जाओ जाओ, अब जाओ। जमींदार की बातें सुनकर बिरजू अपने घर चला गया और सारी बातें अपनी पत्नी को बताते हुए बोला। हाँ, जमींदार ने मुझे एक जिम्मेदार व्यक्ति लाने को कहा है जो मेरी जिम्मेदारी ले सके। तो फिर तुम अपने मित्र रामू पंडित जी को क्यों नहीं ले जाते? यह सुनकर बिरजू पूरी तरह से चौंक पड़ा और कहने लगा, तुम कहना क्या चाहती हो? तुम्हारे मित्र रामू पंडित जी का सारे गांव में बहुत मान सम्मान है, यहाँ तक कि जमींदार भी उनका बहुत मान सम्मान करता है। अगर वो तुम्हारी जिम्मेदारी ले लेंगे तो जमींदार तुरंत ही तुम्हें उधार दे देगा। दरअसल बिरजू की मित्रता उसके पड़ोस में रहने वाले एक रामू नाम के आदमी से थी, जो एक पंडित थे। गांव में सभी लोग रामू को पंडित जी कहकर बुलाते थे। पंडित जी का गांव में बहुत ही मान सम्मान था और उनका मान सम्मान देखकर बिरजू की पत्नी अंदर ही अंदर बहुत जलती थी। अगले ही दिन बिरजू अपने दोस्त रामू पंडित के यहाँ चला गया। तो देखो, इस गांव में तुम ही मेरे अच्छे दोस्त हो पंडित जी। मेरी पत्नी बहुत जिद कर रही है, वो चाहती है कि मैं कोई दूसरा व्यापार करूं। क्या है कि मैं रोज जंगल में लकड़ियां काटता हूं, लेकिन उससे मेरा कोई फायदा नहीं हो रहा। देखो बिरजू, एक तरह से जमींदार भी सही कह रहा है, तुम्हें व्यापार का कोई तजुर्बा तो है नहीं। मैं कुछ व्यापारियों को जानता हूँ, वो अपने यहाँ तुम्हें कुछ दिनों के लिए नौकरी पे रख सकते हैं। तुम्हें थोड़ी सी आमदनी भी होगी और उन्हें देख देख कर तुम व्यापार करना भी सीख जाओगे बिरजू। उसके बाद तुम आके बंद करके जमींदार से धन उधार ले सकते हो। क्यों भाई, ठीक कहा ना? अरे ओ पंडित जी, ऐसा मत कहो। अरे नहीं नहीं नहीं, मेरी पत्नी नहीं मानेगी, वो बहुत जिद्दी है। बिरजू, देखो 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 बिरजू, देखो मेरे भाई, पत्नी की बात मानना जरूरी है, लेकिन पत्नी की हर बात मानना कभी कभी मुसीबत बन जाता है मेरे भाई, कुछ समझे? रामू पंडित ने बिरजू को बहुत ही समझाने का प्रयास किया, मगर बिरजू नहीं माना। फिर हार मानकर रामू पंडित जी बिरजू के साथ जमींदार की हवेली में पहुंच गए। पंडित जी को देखकर जमींदार मुस्कुराता हुआ बोला, अरे अरे पंडित जी आप हमारे हवेली में पधारे तो फिर हमें कोई सवाल करने का अधिकार नहीं है भैया। आप जितना कहेंगे उतना धन बिरजू को दे दूंगा। आप जिम्मेदारी लेते हैं, यही सवाल है मेरा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे भाई, बिरजू से मेरी बहुत घनी मित्रता है और अपने मित्र के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। हाँ क्यों भाई बिरजू, ठीक है ना? पंडित जी की जिम्मेदारी पर जमींदार ने बिरजू को कुछ मुद्राएं दे दी। बिरजू वो मुद्राएं लेकर खुशी खुशी अपने घर चला गया। देखा, मैं जानती थी कि पंडित जी को देखकर जमींदार तुम्हें अवश्य ही धन देगा। हाँ, वो सब तो ठीक है मीरा, लेकिन मैं व्यापार कौन सा करूं, यही समझ में नहीं आ रहा। चिंता क्यों करते हो, इतने सारे व्यापार है। तुम एक काम करो, आजकल फसल की कटाई चल रही है, किसानों की कटाई हुई फसल खरीद लेना और राज्य में जाकर अच्छे दामों में बेच लेना। लेकिन हाँ, अपने गांव से
किसी भी किसान की फसल मत खरीदना। मैं नहीं चाहती कि लोगों को कोई भी भनक लगे कि तुम कौन सा व्यापार कर रहे हो। तुम दूसरे गांव के किसान की फसल खरीदकर राज्य में बेचना। बिरजू को अपनी पत्नी का सुझाव बहुत ही पसंद आया। अगले दिन सुबह बिरजू दूसरे गांव के एक किसान की कटी हुई फसल खरीदकर अपने घर पर चला आया। मीरा उस फसल को देखकर बहुत खुश हो गई और बोली, अब तुम्हें इसे राज्य में बेचना होगा। बिरजू सुबह होने का इंतजार कर रहा था। अगले दिन सुबह जब बिरजू फसल के पास आया तो फसल को देखकर हैरान हो गया और दौड़ता हुआ अपनी पत्नी के पास चला गया। मीरा, ओहो मीरा, देखो अपनी फसल बर्बाद हो गई। अब हम क्या करेंगे मीरा? मीरा ने जब बाहर आकर देखा तो पूरे फसल को कीड़े लग गए थे। तब मीरा अपना माथा पीटते हुए अपने पति की ओर देखते हुए बोली, अरे तुम मूर्ख के मूर्ख ही रहोगे। तुम कैसी फसल खरीद कर लाए थे? अरे तुमने तो कहा था कि दूसरे गांव में जाओ और फसल खरीद के लाओ। वैसे ही मैं दूसरे गांव गया और फसल खरीद के लाया। अब किससे लाया हूँ उसका चेहरा भी याद नहीं है। अरे उसने तुम्हें खराब फसल दे दी। इसमें तो पहले से ही कीड़े लगे हुए थे। अब तो इसे कोई कौड़ियों के भाव में भी नहीं खरीदेगा। यह सुनकर बिरजू डरते हुए बोला, अब मैं क्या करूँ मीरा? जमींदार के मुद्राएं कैसे लौटाऊंगा? जमींदार ने जितना भी धन दिया था उससे तो ये फसल खरीद के लाया था। अब क्या होगा हमारा मीरा? आखिर तुम्हें सभी मुद्राओं की फसल खरीदने की क्या आवश्यकता थी? बिरजू की बात सुनकर मीरा गुस्से से वहाँ से चली गई। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। कुछ दिनों बाद जमींदार पंडित जी के साथ बिरजू के घर आए। पंडित जी और जमींदार को देखकर बिरजू पूरी तरह से घबरा गया। क्यों भाई बिरजू, मैंने तुम्हें मुद्राएं दी थी, अब चुकाने का समय आ चुका है। लाओ भाई मेरा धन मुझे वापस कर दो। यह सुनकर बिरजू इधर उधर देखकर नजर चुराने लगा। तभी बिरजू की पत्नी मीरा वहाँ पहुँची और जमींदार को सारी घटना बताते हुए बोली, इस तरह मेरे पति को किसी किसान ने ठग लिया है जमींदार साहब। अब हमारे पास तो खाने तक के पैसे नहीं है और अब हम आपका कर्ज कैसे चुकाएंगे भला? यह सुनकर जमींदार पूरी तरह से क्रोधित हो उठा और पंडित जी की ओर देखकर बोला, हाँ पंडित जी, आपने बिरजू की जिम्मेदारी ली थी। मुझे पता था ऐसा ही कुछ होने वाला है। देख लो। तुम चिंता मत करो जमींदार। तो देखो, तुम मुझे 2 दिनों का समय दे दो। अब अगर मैंने जिम्मेदारी ली है तो उसे निभाऊंगा मैं ही। भाई चिंता मत करो, मैं 2 दिनों के अंदर तुम्हारी वो मुद्राएं वापस लौटाऊंगा जो तुमने बिरजू को दी थी। कुछ देर बाद जमींदार वहाँ से चला गया और बिरजू का मित्र रामू अपने मित्र बिरजू की ओर देखकर बोला, देखो मित्र, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें व्यापार का कोई तजुर्बा नहीं है, लेकिन तुमने मेरी बात मानी नहीं। मान लेते तो अच्छा होता। देखो, तुम मेरे मित्र हो, मुझे तुम्हारा धन चुकाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन हाँ, अपने जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, इंसान को वही कार्य करना चाहिए जो वो करना जानता हो। इतना बोलकर पंडित वहाँ से चला गया। मीरा क्रोधित हुए बिरजू की ओर देखकर बोली, ये तुम्हारा मित्र है या दुश्मन? मेरे सामने तुम्हें जलील करके चला गया। ये क्या बोल रही हो मीरा? एक तो मित्र होने के खातिर पंडित जी ने मेरा सारा कर्ज अपने ऊपर ले लिया और तुम उन्हें ही बुरा भला कह रही हो। अरे अगर उन्होंने तुम्हारा कर्ज अपने ऊपर ले लिया तो कोई एहसान नहीं किया, और इसके बदले उन्होंने तुम्हारे गरीबी को अनदेखा कर कर जो ताना मारा है उसके बारे में तुमका क्या कहना है? क्या बोलकर गए हो? आदमी को वही करना चाहिए जो वो करना जानता हो। इसका मतलब क्या हुआ कि तुम एक लकड़हारे हो और पूरा जीवन भर लकड़ी काट कर ही अपना जीवन काटोगे। अरे उनकी बात
गरज भी तो नहीं है ना मीरा। देखो अभी मैं अपने मित्र से नजर भी नहीं मिला सकता। चलो मैं जंगल जा रहा हूँ लकड़ी काटने के लिए। मेरी ही गलती थी जो मैं तुम्हारे बातों में आ गया। और क्या कहूँ, अपना अपमान करवा बैठा हूँ। हो गई ना बेइज्जती अब बस। इतना बोलकर बिरजू जंगल की ओर चला गया। बिरजू एक पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाने ही वाला था, तभी रंग बिरंगी किरणों के साथ एक सुंदर स्त्री वहां पर प्रकट हो गई। उस सुंदर स्त्री को देखकर बिरजू आश्चर्यचकित होकर उसकी ओर देखकर बोला, हाँ? कौन हो तुम? मैं वन की देवी हूँ। तुम जिस पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाने वाले थे, उस पर मेरा वास है। तुम इस पेड़ को मत काटो। इसके बदले तुम मुझसे जो भी मांगोगे, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। क्या मैं तुमसे कुछ भी मांगू? क्या तुम मुझे दे सकती हो? हाँ, मैं वन की देवी हूँ। तुम जो भी मुझे मांगोगे, मैं वो तुम्हें दे सकती हूँ। बिरजू बहुत गहरी सोच में डूब गया और कुछ देर बाद बिरजू बोला, मुझे ढेर सारा सोना दो। नहीं नहीं नहीं, मुझे ढेर सारा सोना हीरे दे दो। नहीं नहीं नहीं, मुझे तुम राजा बना दो। नहीं नहीं नहीं, राजा नहीं, राजा नहीं। इतना बोलकर बिरजू उस सुंदर स्त्री की ओर देखते हुए बोला, सुनो, मैं अपनी पत्नी से पूछ के आता हूँ कि मुझे क्या मांगना चाहिए। ठीक है, तुम जब भी यहाँ आओगे, मैं प्रकट हो जाऊंगी। बिरजू तुरंत दौड़ता हुआ अपनी पत्नी के पास चला गया और सारी घटना बताते हुए बोला, हाँ, तो मीरा तुम बताओ कि मुझे क्या मांगना चाहिए। अरे तुम मूर्ख की मूर्ख ही रहोगे। अगर तुम्हें वन देवी ने दर्शन दिया है, तो तुम उनसे कहो कि हमारा पूरा घर स्वर्ण मुद्राओं से भर जाए। हमारे पास इतना ज्यादा धन हो जाए कि हम महाराज विक्रम के महल से भी बड़ा महल बनवाकर उस महल में रह सके। अगले दिन सुबह जब बिरजू दौड़ता हुआ जंगल में गया और उस पेड़ के पास जा पहुंचा कि तभी वही सुंदर स्त्री वहां पर प्रकट हो गई। बिरजू उस सुंदर स्त्री की ओर देखते हुए बोला, हे वन की देवी, मैं चाहता हूँ कि मेरा पूरा घर स्वर्ण मुद्राओं से भर जाए। ठीक है, तुम जैसे ही अपने घर जाओगे, तुम्हें अपने घर स्वर्ण मुद्राओं का ढेर मिलेगा। इतना कहकर वह वन देवी वहाँ से गायब हो गई। बिरजू दौड़ता हुआ अपने घर के लिए निकल गया और घर पहुंचकर उसने देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके घर के अंदर स्वर्ण मुद्राओं का ढेर लगा हुआ था और उसकी पत्नी फटी फटी आंखों से स्वर्ण मुद्राओं की तरफ देख रही थी। देखा तुमने, हमारी किस्मत तो बदल गई। हम घर बैठे बैठे धनवान हो गए। अरे मीरा, तुम सही कह रही हो। इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं हम जीवन भर खर्च करें तो भी खत्म नहीं होगी। अब तुम्हें काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जाओ, ये स्वर्ण मुद्राएं लेकर उस जमींदार के मुंह पर मार के आओ। अपनी पत्नी की बात सुनकर बिरजू उन स्वर्ण मुद्राओं को लेकर जमींदार की हवेली पहुंच गया। बिरजू को वहां देखकर जमींदार चौंकता हुआ बोला, देखो 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 भाई बिरजू, मैं तुम्हें कुछ मुद्रा, कुछ उधार, कुछ पैसा, कुछ भी नहीं देने वाला भाई। जाओ जाओ जाओ, तुम जाओ। देखो जमींदार साहब, अब मैं तुमसे कुछ पैसे, कुछ मुद्राएं या कुछ भी लेने नहीं आया, बल्कि उधार देने आया हूँ। इतना बोलकर बिरजू ने वो स्वर्ण मुद्राएं जमींदार के मुंह पर मार दी। यह देखकर जमींदार बुरी तरह से क्रोधित हो उठा और बोला, बिरजू, ये क्या बदतमीजी है? कहाँ है बदतमीजी? मुझे तो नहीं दिख रही। अरे ओ जमींदार, ये बदतमीजी नहीं, तुम्हारा उधार है, उधार। मैंने तुम्हारा उधार क्या समय पे नहीं चुकाया? तुम तो मेरे घर ही चले आए और मुझे अपमानित कर दिया, है ना? बोलो बोलो। झूठ मत बोलो बिरजू, मैंने तुम्हें कोई अपमानित नहीं किया था, कोई अपशब्द नहीं किए थे। अपना पैसा मांगना भला कौन सा अपमान है, कौन सा पाप है भला? बोलो बोलो। तुम्हारी नजर में अपमान नहीं होगा, लेकिन जमींदार, मेरी पत्नी की नजर में। अरे भाई,
ना 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 ना, बहुत बड़ा अपमान है। इतना कहकर बिरजू गुस्से से अपने घर जा पहुंचा। कुछ ही दिनों में बिरजू अपने गांव में सबसे अधिक धनवान हो गया। बिरजू ने अपने घर की जगह एक बहुत ही सुंदर महल बनवा लिया। उसके घर में अब नौकर चाकर सभी थे। एक दिन बिरजू के मित्र रामू पंडित बिरजू से बोले, बिरजू, समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आया भैया? बिरजू रामू पंडित जी को अपना सच्चा मित्र मानता था। रामू पंडित जी को सारी घटना बताते हुए बिरजू बोलता है, ये वन देवी की कृपा है। बिरजू, तुम चाहते तो और कुछ भी मांग सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हें धन की बहुत आवश्यकता थी। अब तुम गांव में सबसे ज्यादा धनवान व्यक्ति हो गए हो। बधाई हो बिरजू, बधाई हो। बहुत अच्छी बात है, तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए। मैं देख रहा हूँ, जब से तुम धनवान हो चुके हो ना, तब से तुम्हारी पत्नी बहुत ही घमंडी बन गई है। अपने पत्नी से कहना कि उसके स्वभाव में थोड़ी नरमी ले आए, क्योंकि जिसके स्वभाव में नरमी नहीं होती और जो धनवान होने के बाद लोगों को कुछ नहीं समझता, भाई उसके पास धन अधिक समय तक नहीं टिकता। देखो भाई बिरजू, तुम मेरे मित्र हो, इसलिए समझा रहा हूँ। चलो भाई बिरजू, नमस्ते। इतना बोलकर पंडित जी वहाँ से चले गए। बिरजू महल में जाकर अपने मित्र की बात अपनी पत्नी को बताने लगा। उसकी बातें सुनकर बिरजू की पत्नी मीरा बिरजू से बोली, मैं तो पहले से ही जानती थी कि पंडित जी तुम पर जलते हैं और उन्होंने ये बात आज साबित करके दिखाई। तुम्हें उनकी बात पर यकीन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अरे जब हम गरीब थे तब कौन सी हमारे किसी धनवान ने मदद की थी जो अब हम गरीबों की मदद करें, हैं? समय ऐसा ही बीतता चला गया। एक दिन राजा विक्रम सिंह उस गांव से गुजर रहे थे कि तभी राजा विक्रम सिंह की नजर गांव में बने हुए सुंदर महल पर पड़ी। राजा विक्रम सिंह अपने मंत्री से बोले, अरे मंत्री चंदू सिंह, ये महल तो हमारे महल से भी अधिक सुंदर है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है महाराज। इससे पहले हम जब भी यहाँ से गुजरे हैं, तब यहाँ पर कोई महल नहीं था। इसका मतलब कोई हाल फिलहाल में ही धनवान बना है महाराज। हम इस महल को अंदर से देखना चाहते हैं। राजा विक्रम सिंह अपने मंत्री के साथ बिरजू के महल के द्वार तक पहुँचे कि तभी बिरजू का नौकर विक्रम सिंह से बोला, अरे अरे अरे, कहाँ घुसे जा रहे हो भैया? तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? तुम जानते हो कि तुम किससे बात कर रहे हो? फिर मुझे जानने की क्या आवश्यकता है? सीधी बात है भैया, तुम कोई भी हो, लेकिन मेरे मालिक का आदेश है कि उन्हें पूछे बगैर महल में किसी को भी प्रवेश ना किया दिया जाए। महाराज महाराज, इसमें इस बेचारे का कोई दोष नहीं है महाराज। ये तो अपने मालिक का आदेश का पालन कर रहा है ना महाराज, इसे छोड़ दीजिए महाराज। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। जाओ अपने मालिक से कहो कि राजा विक्रम उनके महल को अंदर से देखना चाहते हैं। नौकर तुरंत अंदर बिरजू के पास चला गया। बिरजू अपनी पत्नी के साथ बैठा हुआ था। नौकर सारी घटना बताते हुए बिरजू से बोला, मालिक, राजा विक्रम आपके महल में पधारे हैं और आपका महल देखना चाहते हैं। क्या महाराज स्वयं पधारे हैं? अरे मीरा, ये तो मेरे भाग्य ही खुल गए। महाराज स्वयं मेरे द्वार पे आए हैं। मीरा, अब तुम एक गरीब लकड़हारे नहीं रहे, बल्कि इस राज्य के सबसे अधिक धनवान व्यक्ति हो। बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अरे धनवान लोग कुछ देर अतिथि को इंतजार करवाते हैं, तब कहीं जाकर उनसे मिलते हैं। यहीं पर बैठो। इतना कहकर मीरा उस नौकर से बोली, जाओ जाकर उस महाराज से कहना
कि मालिक कुछ देर बाद आएंगे, वो अभी खाना खा रहे हैं। नौकर चुपचाप महल से बाहर आ गया और सारी घटना महाराज को बताते हुए बोला, मालिक खाना खा रहे हैं, आपको और कुछ देर इंतजार करना होगा। यह सुनकर मंत्री चंदू सिंह और राजा विक्रम बुरी तरह से चौंक पड़े। इस महल का जो भी मालिक है वो बहुत ही बड़ा मूर्ख है और बहुत ही बदतमीज है। ऐसे बदतमीज आदमी को धनवान बनने का कोई अधिकार नहीं है। तो फिर आप क्या करेंगे महाराज? करना क्या है, अपने सैनिकों को यहाँ पे बुलाओ और इस महल पे कब्जा करो। इस महल के मालिक को उसके ही महल से धक्के मार के बाहर निकालो। शायद वो जानता नहीं कि मैं इस राज्य का महाराज हूँ और अब हम कुछ दिन यही रहेंगे। कुछ ही देर में बिरजू और उसकी पत्नी को महल से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया। राजा विक्रम गुस्से से बिरजू और उसकी पत्नी की ओर देखकर बोला, तुम दोनों पति पत्नी मेरी नजर से दूर हो जाओ। अब इस महल पर मेरा कब्जा है और इस महल में जितनी भी स्वर्ण मुद्राएं रखी है उन सब पर मेरा अधिकार है। तुम्हें देखकर जी तो चाहता है कि तुम्हारी गर्दन तुम्हारे धड़ से अभी इसी समय अलग कर दूं। बदतमीज कहीं के, जाओ यहाँ से। बिरजू और उसकी पत्नी बेचारे फिर से गरीब हो गए। बिरजू अपनी पत्नी मीरा को लेकर अपने दोस्त रामू पंडित के पास चला गया और सारी घटना पंडित जी को बताते हुए बोला, काश मैं अपनी पत्नी की बातों में नहीं आता। देखो बिरजू, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि अपनी पत्नी की बात मानना अच्छी है, लेकिन उसकी हर बात मानना ठीक नहीं है भैया। तुम अपनी अकल से काम क्यों नहीं लेते भाई? महाराज तुम्हारे महल को देखना चाहते थे तो तुम स्वयं बाहर आके उनका स्वागत करते और उन्हें अपना महल दिखाते। महाराज को तुम्हारे व्यवहार बहुत अच्छा लगता और हो सकता है वो तुमसे मित्रता भी कर लेते, पर इसके विपरीत तुमने अपने पत्नी की बात मानी जिसमें अकल नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। फिर अब हम इसके मामले में कुछ नहीं कर सकते भाई, क्योंकि राजा विक्रम का गुस्सा इतना खराब है ना कि राज्य का हर व्यक्ति जानता है। अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और तुम मेरे मित्र हो। जब तक तुम चाहो तब तक मेरे घर पे रह सकते हो। बिरजू उस दिन से अपनी पत्नी मीरा के साथ पंडित जी के घर रहने लगा। कुछ दिन बाद बिरजू की पत्नी बिरजू से बोली, अब मुझे पंडित जी के घर पर भोजन करने में भी शर्म आ रही है। तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम उसी पेड़ को काटने क्यों नहीं जाते जिस पर वन देवी का वास है? तुम ठीक कह रही हो मीरा। मैं फिर से जंगल जाता हूँ और वन देवी से बात करता हूँ। मैं फिर से उनसे उतनी ही स्वर्ण मुद्राएं मांगूंगा। नहीं, इस बार धन नहीं मांगना, कुछ ऐसा मांगना जिससे हमारा सारे संसार में सम्मान हो जाए और धन हमारे पास चलकर आए। तो फिर क्या मांगू? तुम ही बताओ। तुम और 2 हाथ मांग लो। अरे तुम पागल हो गई हो क्या मीरा? मेरे पास पहले से ही 2 हाथ है और 2 हाथ मांगूंगा तो 4 हो जाएंगे। क्या करूं इन 4 हाथों से? पहले 2 हाथों से तो कुछ नहीं हो रहा। तुम मूर्ख के मूर्ख ही रहोगे। अरे 4 हाथ तो भगवान विष्णु के भी है। जब तुम्हारे 4 हाथ हो जाएंगे तो तुम सबको विष्णु का अवतार बताना। लोग तुम्हारी पूजा करेंगे, तुम्हारा मान सम्मान कितना बढ़ जाएगा तुम इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते और धन चलकर हमारे पास आएगा। बात तो तुमने एकदम पते की है। मैं बिल्कुल ऐसा ही कहूँगा। बिरजू फिर से जंगल में चला गया और उसी पेड़ पर अपनी कुल्हाड़ी ताने हुए खड़ा हो गया। तभी रंग बिरंगी किरणों के साथ वहाँ से तुम फिर से यहाँ आ गए? हे देवी, मेरा सारा धन राजा विक्रम ने छीन लिया। मुझे मेरे ही महल से बाहर निकाल दिया। यह सुनकर वन देवी बहुत ही गहरी सोच में डूब गई और बिरजू से बोली, मैं समझ गई, तुम बहुत ही सीधे हो और तुम्हारी पत्नी एक मूर्ख औरत है। तुम्हें दूसरा वरदान दे दूंगी। मैं तुम्हें दूसरा वरदान दे दूंगी। कहो क्या मांगते हो? मुझे और 2 हाथ दे दो। बिरजू का वरदान सुनकर वन देवी चौंक गई और बोली, सोच लो बिरजू, अगर तुम्हारे 4 हाथ हो जाएंगे
तो लोग तुमसे डर जाएंगे। नहीं 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 नहीं, वो मुझसे क्यों डरेंगे? वो तो मेरी पूजा करेंगे, ऐसा तो मेरी पत्नी ने कहा है। बिरजू की बात सुनकर वन देवी बिरजू के सीधेपन पर मुस्कुराती हुई बोली, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। तुम जैसे ही इस जंगल से अपनी गांव के सीमा पर जाओगे, वहां पहुंचते ही तुम्हारे 4 हाथ हो जाएंगे। बिरजू खुश होते हुए अपने गांव चला गया, परंतु जैसे ही उसने अपने गांव में प्रवेश किया, रंग बिरंगे फूलों के साथ उसके 2 हाथ और प्रकट हो गए। बिरजू के 4 हाथ देखकर गांव वाले बुरी तरह से घबरा गए और यह देखकर बिरजू डर गया। ये क्या हो रहा है? मेरी पत्नी तो कुछ और ही कह रही थी, ये क्या हो गया भगवान? बिरजू तेजी से अपने मित्र पंडित जी के पास चला गया। तभी वहां राजा विक्रम और मंत्री चंदू सिंह आ पहुँचे। बिरजू के 4 हाथ देखकर राजा विक्रम सिंह बोला, मंत्री चंदू सिंह, ये तो वही है, इसको हमने महल से बाहर निकाला था। हाँ महाराज, आप सही कह रहे हो। लगता है इसका अंत करना बहुत जरूरी हो गया है महाराज। मंत्री चंदू सिंह की बात सुनकर राजा विक्रम सिंह ने अपनी तलवार निकाली और बिरजू की ओर दौड़ पड़ा। तभी वहाँ बिरजू की पत्नी मीरा आ पहुँची। ऐसा मत कीजिए, मेरे पति को मत मारिए। पागल औरत, तुम्हारा पति मुझसे 4 हाथ लेकर यहाँ पर बदला लेने आया है। तभी वहाँ रंग बिरंगी किरणों के साथ वन देवी प्रकट हो गई। वन देवी को देखकर राजा विक्रम सिंह और सभी लोग चकित हो गए। इसे मत मारो, इसे छोड़ दो राजा विक्रम। यह बहुत ही भोला और मूर्ख लकड़हारा है। यह नहीं जानता कि इसे क्या करना है, इसलिए यह हर बात की सलाह अपनी पत्नी से लेता है और उसकी पत्नी इतनी बड़ी मूर्ख है, हमेशा इसे आड़ी टेढ़ी सलाह देकर फंसवा देती है। इतना बोलकर वन देवी ने अपना दिया हुआ वरदान बिरजू से वापस ले लिया और फिर बिरजू पहले जैसा हो गया। इसको इसका धन और स्वर्ण मुद्राएं वापस कर दो। इसने तुम्हारा अपमान जानबूझकर नहीं किया, बल्कि इसे तो पता भी नहीं कि अपमान और सम्मान होता क्या है। राजा को समझाकर वन देवी वहाँ से गायब हो गई और राजा विक्रम ने बिरजू का सारा धन उसे वापस दे दिया।